आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम कंसीडर करते हुए आज आपको बताएंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो आज का टॉपिक है ओम्स लॉ, फिर आगे हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाएगा आखिर ओम्स लॉ क्या होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा ओम्स लॉ के बारे में, बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और अगर आपने वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया हुआ है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंडक्टर में करंट का मान भी जीरो होता है। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वैसे क्या होगा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर ए कंडक्टर, मैंने माना ये कंडक्टर हमारे पास है, दिस इज द कंडक्टर, और आपने अगर इस कंडक्टर पे इस कंडक्टर को अगर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मैंने सपोज किया कि आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द बैटरी, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे उस केस में क्या होगा, इसका मतलब बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ओके। और आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। कितना करेंगे फोर्स का एक्सपीरियंस, तो आंसर है F बराबर QE। ये आपको बताया गया है, कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब उस केस में वहां पे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, दैट इज कॉल्ड QE। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, अब ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव है इसको अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ऐसा आपको बताया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपको मैंने ये भी बताया डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। बट अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उस केस में इस डिवाइस में करंट भी फ्लो करेगा। और आपको मैंने बताया था कि जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कितनी बेसिक चीज़ है, कन्वेंशनल करंट हमेशा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और यही होता है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। बट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये करंट जो फ्लो कर रहा है इस डिवाइस में उसके जस्ट अपोजिट होता है और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जा करके अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको पढ़ना है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम एक और कंडक्टर सपोज करते हैं जो सेम मटेरियल का है, सेम शेप और साइज का है। मैंने अगेन सपोज किया यही कंडक्टर सेम, फिर से मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज द कंडक्टर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया हुआ है, मैंने ये सपोज किया कि ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, करंट I1 था। अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा दिया तो क्या होगा, मैंने बैटरी की पावर को और बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा,
अब यहाँ पे मैंने सपोज किया कि पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का मान बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ जाएगा तो उस केस में जो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स का मान बढ़ जाएगा, और जब फोर्स का मान बढ़ जाएगा उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी आप ये समझो कि फोर्स बढ़ने से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये एक्सीलरेट कर जाएंगे, इनकी वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपको बताया गया करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। करंट का कॉन्सेप्ट ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होते हैं पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अब पहले से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे पहले कम इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई। कितनी बेसिक चीज़ है। इसका मतलब आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट कि आपने जैसे ही V2 का मान V1 से ज़्यादा किया वैसे आपको क्या मिला, देन आपको मिला कि I2 का मान भी I1 से ज़्यादा हो गया। आपने सबसे पहले V1 को 1 वोल्ट किया तो हम ऐसा मानते हैं अगर आपने V1 को 1 वोल्ट किया तो आपको करंट मिला 1 एम्पियर। आपने V2 को 2 वोल्ट किया तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं यहाँ जो करंट आपको मिल रहा है दिस इज 2 एम्पियर। आपने करंट को 3 वोल्ट, आपने पोटेंशियल को 3 वोल्ट किया तो आपको करंट मिल गया 3 एम्पियर। इसका मतलब कि पोटेंशियल जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल और करंट के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो आप बोलेंगे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। कितनी बेसिक चीज़ है। आज आपको फील हो गया होगा आखिर ओम्स लॉ क्या होता है। ओके, अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। इसका क्या होगा स्टेटमेंट? तो डियर स्टूडेंट राइट डाउन, ओम्स स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor is directly proportional to the applied potential difference on it. Applied potential difference on it. बट यहाँ पे एक सिचुएशन है, ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर एंड इसका जो फिजिकल कंडीशन है ये रिमेन अनचेंज होगा। when temperature and physical condition remain unchanged। कितनी मजेदार चीज है। अभी आपने देखा डियर स्टूडेंट कि जो V है ये प्रोपोर्शनल टू I है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस केस में डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और जिसको हम कहते हैं R, और इस R का नाम है रेजिस्टेंस। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो R की वैल्यू है ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा V/I, और चूंकि R यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा और इसी को हम कह सकते हैं दिस इज स्लोप, इसी का नाम है स्लोप। इसका मतलब कि अगर हम आपसे पूछें कि V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, पोटेंशियल एंड करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो डियर स्टूडेंट आपका आंसर होगा कि अगर आपने सपोज किया दिस इज द I, दिस इज द V, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो करंट का मान 2 एम्पियर, पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो करंट का मान 3 एम्पियर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिस इज द R। और यहाँ पर जो एंगल थीटा है
इसी को हम कहते हैं tan थीटा। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। थीटा ही डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस का मान कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये ग्राफ ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा हूँ करने के लिए, जो बेसिक क्वेश्चन है, और पूरी उम्मीद है आपसे कि आप फटाफट आंसर बताएंगे, फटाफट आप आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। किसके बीच में ग्राफ है ये? तो आंसर है इधर है आई, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, इधर है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया है और ये मैंने सपोज किया दिस इज द R1, दिस इज द R2। ये एंगल, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी, या सेकंड ऑप्शन में ये गिवन है कि R2 का मान R1 से ज़्यादा है, और थर्ड ऑप्शन में है R1 इक्वल टू R2, एंड फोर्थ ऑप्शन में है नन। क्या आंसर होगा? सोच के बताओ आप। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पे R की वैल्यू है ये V अपान I होगा, और इसको हम बोलते हैं स्लोप, और आपको पता है कि स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, यहाँ जो थीटा है, ये थीटा एंगल कहाँ से होता है? तो आंसर है आई से एंगल होगा। दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द आई। इसका मतलब अगर मैं सपोज करूँ ये एंगल जो R1 से बन रहा है, अगर ये थीटा 1 है, और जो दूसरा एंगल यहाँ पे R2 से बन रहा है ये थीटा 2 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब tan थीटा 2 की वैल्यू tan थीटा 1 से ज़्यादा होगा, और अगर tan थीटा 2 का मान अगर tan थीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस का मान भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, हेंस R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक और तरीका करने का है, आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, आपने V को फिक्स कर दिया। अब R की वैल्यू होती है V अपान I, इसका मतलब V कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से आपको मिला R प्रोपोर्शनल टू I, 1 अपान I। अब अगर V कांस्टेंट है, I का मान अगर ज़्यादा होगा तो R का मान कम। अब आप ये बताओ I का मान कहाँ पे ज़्यादा है? तो आंसर है जो I का मान ज़्यादा है ये R1 में I का मान ज़्यादा है। अगर V कांस्टेंट है तो R1 में I का मान ज़्यादा है, और अगर I का मान ज़्यादा है तो उस केस में रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि R1 का मान लेस देन R2 होगा, किसी एक को कांस्टेंट करके। तो ये सेकंड तरीका हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप तुरंत करके बताओ। अगर आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज द V एंड दिस इज द I, अब इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्राई करो डियर स्टूडेंट। आई थिंक आप कर लिए होंगे, आपका आंसर आ भी गया होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एंगल हमको सपोज करना है डियर स्टूडेंट, वो कहाँ से करना है? हमेशा एंगल जो सपोज करेंगे हम, दिस एंगल शुड बी फ्रॉम ऑलवेज आई, मतलब ये एंगल थीटा 1 हुआ, अब ये एंगल थीटा 2 हुआ। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे R1 के लिए जो एंगल बन रहा है उसका मान ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब tan थीटा 2 का मान tan थीटा 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगा। कितना आसान सवाल है। सेकंड तरीका आप अप्लाई करके भी कर ले जाओगे। अगेन तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने अगेन इस तरीके से ग्राफ बनाया, अब यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, ये है T1 और ये है T2, यहाँ पे है करंट और यहाँ पे है पोटेंशियल, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब अगर आपसे पूछें किसका मान ज़्यादा होगा, T1 का मान या T2 का मान, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है T1 का मान T2 से ज़्यादा है, दूसरा ऑप्शन T1 का मान T2 से कम है, और तीसरा ऑप्शन T1 इक्वल टू T2, और चौथे में है नन। वॉच करके बताओ डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे।
अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे T1 है, ये T2 है। सेम कंसेप्ट आपको बताना है कि डियर स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर का मान हम बढ़ाएंगे, अगर कंडक्टर में हम T बढ़ाते हैं, when T increases then R also increases, this is only for conductor। तो इसका मतलब अगर T1 का मान ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है R1 का मान भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये एंगल कितना है θ1, ये एंगल कितना है θ2, θ2 का मान ज़्यादा है, इसका मतलब T2 का मान T1 से ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आंसर होगा कौन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, T2 का मान T1 से ज़्यादा होगा। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे अब हम। रेजिस्टेंस बहुत बेसिक टॉपिक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, बट आज कुछ यूनिक मिलने वाला है आपसे। तो डियर स्टूडेंट देखो, रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है ये रजिस्ट क्रिएट करता है। रजिस्ट का मतलब होता है कि एक प्रकार से डिस्टरबेंस, करंट को रोकने का प्रयास करता है। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये चीज़ होती कैसे है। अब मैंने अज्यूम किया हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है। एक दूसरा कंडक्टर है, सेम मटेरियल का है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है, बट इसका रेजिस्टेंस मैंने ये अज्यूम किया, ये मेरा कंसिडरेशन है कि R1 का मान R2 से ज़्यादा है। ये मैंने सपोज कर रखा है कि जो ये पहला जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस सेकंड वाले से ज़्यादा है। अब आप ये बताओ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, मैंने सपोज किया दिस इज द I1, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा दिस इज द I2। अब फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ से क्या होगा, तो आपको पता है कि फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से ये होगा कि दोनों का अगर दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब आई आर का मान कांस्टेंट होगा। अब यहाँ लिखेंगे I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम डियर स्टूडेंट, R1 डिवाइड बाई R2 बराबर I2 डिवाइड बाई I1। इसका मतलब अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में कि R1 का मान R2 से ज़्यादा है, यहाँ पे R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है, सो I2 का मान I1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा वहाँ पे करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि रेजिस्टेंस जो होता है ये हमेशा करंट का अपोज करता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट का मान कम फ्लो होगा, ये चीज़ प्रूफ हो गया। अब आगे मैं आपसे पूछता हूँ कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो R की वैल्यू है V/I। अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें, अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट यूनिट क्या होगा, तो V का होता है यूनिट वोल्ट और I का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हुआ, या इसको हम बोलते हैं ओम, इसका दूसरा नाम है ओम। और इसके लिए सिंबल क्या है, तो कैपिटल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा इसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, अगर हम डायमेंशन की बात यहाँ पे करें तो वोल्ट का डायमेंशन सपोज करते हैं आपको नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे W/Q और करंट के स्थान पे यहाँ पे I है, और अगेन हम लिखेंगे Q के स्थान पे IT, तो ये हो जाएगा I²T। और W का डायमेंशन फार्मूला आप जानते होंगे, ये वर्क है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला mL²T⁻² डिवाइड बाई I के स्थान पे A² और टाइम के स्थान पे T। तो ये फाइनली आपको मिलेगा mL²T⁻³ A⁻²। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये डायमेंशन फार्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसका आंसर, क्या R V और I पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा नो। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, R इज नॉट डिपेंड्स ऑन द V एंड I। तो क्वेश्चन ये है, अगर ये V और I पर डिपेंड नहीं है तो फिर किस पर डिपेंड करेगा,
तो आर किस पे डिपेंड करेगा? तो डियर स्टूडेंट, आर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, आर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर किस पे डिपेंड? अगर आपने ये सपोज किया कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, तो ये सबसे पहला हुआ लेंथ, दूसरी बात है एरिया, और तीसरी बात है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये 3 बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस ध्यान दो। सबसे पहले हम लेंथ सपोज करते हैं। अगर आपने सपोज कर रहे हैं इसका लेंथ L है, आपने इसका लेंथ L/2 कर दिया, लेंथ हाफ करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है E बराबर होता है V/D या V/L आप कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लेंथ को हाफ करेंगे वैसे क्या होगा? वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ जाएगा। समझने का प्रयास करो, बहुत ही कंसेप्चुअल है। जैसे हम यहाँ पे लेंथ को हाफ करेंगे वैसे L/2 जैसे हम करेंगे वैसे क्या होगा? वैसे उस केस में हम ये सपोज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, आपने लेंथ यहाँ पे हाफ किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ गया, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा वैसे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है उस वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। और जब वेलोसिटी का मान बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूनिट एरिया से जो क्रॉस करेंगे उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाएगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाएगा, हम कह सकते हैं कि करंट का मान बढ़ जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर करंट का मान बढ़ गया, इसका मतलब अभी आपने देखा कि I प्रोपोर्शनल टू 1/I। अगर करंट का मान बढ़ा, इसका मतलब देख रहे हैं करंट यहाँ पे बढ़ गया, और करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान घट गया। इसका मतलब आपने जब यहाँ पे लेंथ को घटाया तो रेजिस्टेंस का मान घट गया। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट में क्या सपोज करेंगे? सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम ये सपोज करें कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का है, दिस इज A1 और यहाँ का A2 है। अगर मैं ये सपोज करूँ कि A1 का मान अगर A2 से ज़्यादा है, अगर A1 का मान A2 से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो क्रॉस करने वाले हैं उनकी संख्या इससे ज़्यादा होगी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो करंट का मान ज़्यादा होगा, और जब करंट का मान ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम। इसका मतलब एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान घट रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, R इक्वल टू रो L बाई ए। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि जो R है ये किस पे डिपेंड करता है? R न तो V पे डिपेंड करता है, न तो I पे डिपेंड करता है। R, L और A पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगेन अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे रो क्या है, तो आप कहेंगे रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रो क्या, रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या होगा? अगर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहो तो रो की वैल्यू हो जाएगी RA/L। अगर आपने ये सपोज किया इफ A की वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर एंड L की वैल्यू 1 मीटर, तो आपको मिल जाएगा रो की वैल्यू R। मतलब रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस कब? जब 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो और 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर हो, उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू मटेरियल। ये तभी चेंज होगा जब हम अलग अलग मटेरियल सपोज करेंगे, तब उस केस में रो का मान चेंज होगा, अदरवाइज रो का मान कांस्टेंट होगा। सेम मटेरियल के लिए रो का मान कांस्टेंट होता है। सेम मटेरियल के लिए क्या होगा? रो की वैल्यू कांस्टेंट। लेकिन अगर आपने मटेरियल को चेंज कर दिया तब उस केस में रो का मान चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि रो की यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, तो यूनिट यहाँ पे कितना निकलेगा? तो R का हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर। 1 मीटर कट गया तो इसको लिखेंगे ओम मीटर हो गया। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है?
एक L और ऐड कर देना है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला इसका आएगा m L क्यूब t की पावर -3 a की पावर -2। आई थिंक राइट है, आप चेक कर लेना, मुझे लग रहा है राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टॉपिक करते हैं। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वायर है, अगर उस वायर का हम लेंथ स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर दें तो उस केस में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने सपोज किया सबसे पहले वायर ये था, इसका लेंथ L था, आपने क्या किया, इस वायर का लेंथ 3L कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा R की वैल्यू, तो यहाँ मैंने R सपोज किया और यहाँ पे R डैश सपोज किया। ओके, तो यहाँ पे L डैश की वैल्यू 3L हो गया। अब जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया भी चेंज होगा। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे एरिया A था, अब यहाँ पे एरिया A डैश हो गया। तो कहने का मतलब सबसे पहले मैं ये एज्यूम करूँगा कि यहाँ पे क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आंसर है नो, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में होगा। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो यहाँ लिखेंगे AL बराबर A डैश L डैश। पहले एरिया A था, लेंथ L है, स्ट्रेच करने के बाद एरिया A डैश लेंथ L डैश हुआ। अब यहाँ से अगर आपसे पूछें कि आप बताओ A बाई A डैश की वैल्यू क्या होगी, या आप कह सकते हैं A डैश बाई A का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे L बाई L डैश। ये एक रिलेशन आपने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे R गिवन है, कितना गिवन है, 10 ओम। 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है आपको बताना है कि R डैश की वैल्यू क्या होगी। स्ट्रेच करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके पहले आपको बताना है रेजिस्टिविटी। तो आपको पता है कि सेम वायर है ये, तो कभी भी वायर सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो पहले का ऑप्शन होगा, रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड, रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड। डियर स्टूडेंट, जो पहले था वही अब भी है, मतलब रो की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब रो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, रो चेंज होने वाला नहीं है। रो कब चेंज होगा, जब वायर को हम चेंज कर देंगे, जब इसका मटेरियल हम बदल देंगे तब रो चेंज होगा, उसके पहले नहीं। अच्छा, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, आप जानते हो, और R डैश का मान कितना होता है, रो L डैश डिवाइड बाई A डैश। अभी आपने देखा रो कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे R डैश को R से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा रो L डैश डिवाइड बाई A डैश रो L बाई ए। रो कैंसल आउट और यहाँ पे पलट जाएगा, तो आप कह सकते हैं L डैश बाई L मल्टीप्लाई A बाई A डैश हो जाएगा, A बाई A डैश। अब यहाँ पे A बाई A डैश के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, A डैश बाई A के स्थान पे L बाई L डैश है, तो A बाई A डैश के स्थान पे पलट जाएगा, L डैश बाई L होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो L डैश बाई L और यहाँ पे फर्दर हो जाएगा L डैश बाई L। इसका मतलब अगर हम R डैश की बात करें तो L डैश बाई L का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। ये आपने एक फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पे L डैश का मान कितना है, तो 3L है। अगर हम यहाँ पुट करें तो आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, R डैश की वैल्यू 3L डिवाइड बाई L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R का मान है 10, तो आंसर आएगा 9। LL कैंसल आउट, 9 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर हो गया 90। रेजिस्टेंस का मान हो गया 90 ओम, रेजिस्टेंस का मान 90 ओम हो गया। 10 ओम से 90 ओम हो गया। इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम लेंथ को बढ़ाते हैं उस केस में रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मींस लेंथ जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपने क्वेश्चन करके अगेन प्रूफ कर दिया। अब अगेन आपको मैं बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम
इट इज़ मेल्ट एंड ड्रॉ इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। इसका मतलब सबसे पहले एक वायर है जिसका लेंथ मैं यहाँ पे अजूम कर रहा हूँ, एक वायर है और इसका लेंथ मैंने सपोज किया कि L है, इसका लेंथ L है और इसका एरिया मैंने सपोज कर लिया कि इसका एरिया A है, इसका एरिया मैंने A सपोज कर लिया और रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, R का मान कितना गिवन है 16 ओम। इसको मेल्ट करके एक नया वायर डिजाइन किया गया। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्ट एंड ड्रॉ इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन न्यू रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि इसको हाफ कर दिया गया, यहाँ पे L/2 कर दिया, इसके पहले 3 टाइम्स था बट यहाँ पे हाफ हो गया। तो मैंने सपोज किया कि L डैश की वैल्यू L/2 हुआ तो एरिया यहाँ पे A डैश हो जाएगा और मैंने सपोज कर लिया कि रेजिस्टेंस R डैश है जो आपको फाइंड आउट करना है। सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि डियर स्टूडेंट V डैश बराबर V होगा, वैल्यूम कभी चेंज नहीं होगा और V डैश के स्थान पे क्या पुट करेंगे A डैश L डैश बराबर A इंटू L। और अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि A बाई A डैश की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे A बाई A डैश की वैल्यू L डैश बाई L होगा। ठीक है, अब वही सेम कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे हम, आपको पता है कि R की वैल्यू रो L बाई A और R डैश का मान रो L डैश बाई A डैश। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा R डैश बाई R की वैल्यू, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो रो L डैश डिवाइड बाई A डैश और पूरे के डिवाइड कर देंगे रो L बाई A। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R डैश की वैल्यू R और यहाँ पे मिलेगा L डैश बाई L और साथ में A बाई A डैश। अब यहाँ फिर से हम A बाई डैश को पुट करेंगे L डैश बाई L, यहाँ पुट करेंगे L डैश बाई L, फिर अगेन L डैश बाई L, तो आपको मिल जाएगा R L डैश बाई L का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब L डैश का मान कितना है तो आंसर L/2। अगर हम यहाँ पुट करें L/2 डिवाइड बाई L का होल स्क्वायर तो आ जाएगा R/4। R कितना गिवन है तो आंसर है 16, तो 16 बाई जब 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 ओम। तो जो R डैश की वैल्यू कितना आपको मिला, R डैश का मान हो गया 12 ओम। आपको क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर हम न्यू रेजिस्टेंस की बात करें तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो परसेंट हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो आंसर है R माइनस R डैश डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। R की वैल्यू कितना गिवन था तो आंसर है 16, तो 16 माइनस एक मिनट, यहाँ पे 4 आएगा क्या, यहाँ पे 4 आएगा, 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 100, इतना परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे 3 चौक 12, 4 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 100 300 बाई 4, इसका मतलब इतना परसेंट का मतलब 75%। ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये टॉपिक तो भाई बहुत ज़्यादा बेसिक भी था और इम्पोर्टेंट भी था। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवन ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आगे का जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने यहाँ पे एक बार डिस्कस भी किया था बट उसको मैंने लेफ्ट कर दिया था। बट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।